तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो रिसेंटली सिलेबस अपलोड हुआ है उसके रिगार्डिंग हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, और उसी में एक इम्पॉर्टेंट आगे चल के टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो गाइज ये पार्टनरशिप अकाउंट या बिजनेस को रन करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, किस प्रकार से प्रॉफिट को शेयर किया जाता है, किस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड साइन हुई है तो फिर कैसे डील किया जाता है आने वाले किसी भी डिस्प्यूट को। अगर इस प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है तो क्या कानून कहता है, क्या भारतीय संविधान कहता है, या उसके रिगार्डिंग क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, गाइस आने वाले एक दो पार्ट्स में हम कंप्लीट देखेंगे। तो गाइस ये है हमारे पास पार्ट वन में हम क्या देखेंगे। पार्ट वन में हम कुछ चुनिंदा टॉपिक्स देखेंगे, लेकिन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। तो गाइस देखिए बहुत खूबसूरत लिखा है। क्या लिखा है? मेक यूर सेल्फ इन सच अ वे दैट यू आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। तो गाइस लाइफ में प्रॉब्लम किसके नहीं आती, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, XYZ कोई भी है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे कोई एक पीएन तक है, या कोई ऐसा है, कोई बेगर भी है अगर, तो उसकी लाइफ में भी गाइस प्रॉब्लम्स आती हैं। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो आगे निकल जाता है वो सक्सेस अचीव कर लेता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो उन प्रॉब्लम्स को देख के उनका शौक बनाता रहता है, ये सोचता है कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, ये क्यों आई, ये कब आई। एक साइड ये आदमी है कि ये सारी बातें सोच रहा है, और दूसरा ये सोच रहा है कि ये प्रॉब्लम अब मेरे सामने है, इसको मैंने टैकल इस वे से भी कर सकता हूँ, इस वे से भी कर सकता हूँ, इस वे से भी कर सकता हूँ। तो गाइस जो फार साइटेड पर्सन होता है, जो आगे की सोचता है, तो वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पार्ट की तरफ ध्यान देगा, और वो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो उस प्रॉब्लम को क्लियर करके जो है नेक्स्ट स्टेज पर मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन जो आदमी सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ ही देख रहा है वो कभी भी मूव ऑन नहीं करेगा, और एट द एंड क्या होगा कि जिस उसकी लाइफ जहां 10 साल पहले थी आज भी वही है, और 10 साल आने के बाद भी वो वहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस बहुत खूबसूरत सी कोटेशन है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए या अपनी पर्सनल लाइफ में भी आ रही है, तो आपको उसकी सोल्यूशन की तरफ देखना है। कोई प्रॉब्लम कंसेप्ट मेरी वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, या आप किसी और की वीडियो देख रहे हैं वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करिए, आप किसी थर्ड पर्सन की वीडियो देखिए और अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए, ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर चैनल के साथ, या पर्टिकुलर किसी एक बुक के साथ, या पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के साथ अपनी इमोशनल अटैचमेंट बना के रखें। तो गाइस आपको क्या करना है, जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हमेशा यही देखना है। तो गाइस देखते हैं इस वीडियो में। देखिए पार्टनरशिप अकाउंट्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और इसमें अलग अलग की कंसेप्ट्स हैं। तो अगर इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे दूं कि अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड आपने साइन की हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस में जैसा भी आपने वो डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है वो पूरा बिजनेस आने वाले टाइम में उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन गाइज अगर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन नहीं की हुई है और आपके बिजनेस में किसी प्रकार का डिस्प्यूट बन रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। किस प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम होगा, कोई नया मेंबर बिजनेस पार्टनरशिप में इंक्लूड करना है तो कैसे इंक्लूड करना है, अगर किसी को एक्सक्लूड करना है, एक्सपेल करना है, या कोई रिजाइन करके जा रहा है तो क्या क्या प्रोविजंस हैं गाइस, सब हम डिटेल में आने वाले एक दो पार्ट्स में देखेंगे। तो गाइस ये है हमारा पार्ट वन में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्या एक ही आदमी पार्टनरशिप बना सकता है, या दो चाहिए, या दो से ज्यादा चाहिए, और किस प्रकार से एक पार्टनरशिप में आया जा सकता है या उससे निकला जा सकता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होते हैं ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, यानी जब भी हम कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में किन किन बातों पर जो है रजामंदी होती है गाइज, ये सारी चीजें हम जो है इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे। तो गाइज नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो हमारा पार्ट थर्ड रहेगा कि अगर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड साइन नहीं होती है तो किस प्रकार के प्रोविजन
कंडीशंस हैं, यानी प्रॉफिट शेयरिंग या फिर लॉस शेयरिंग, इस प्रकार के आगे हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये जो सिलेबस है इसमें 6 कंपोनेंट्स हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा 5th वाला, जिसका नाम है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। और इसमें आपको टोटल बस इतने से ही जो है लगभग 14 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस इनमें से काफी सारे, जैसे फर्स्ट वाला टॉपिक, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, इन सब के ऊपर जो है मैं वीडियोस बना चुका हूं, काफी सारे बच्चे देख भी चुके हैं गाइज। अगर आपको अभी भी इन टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन है तो आप इन वीडियोस को देखिए। अगर इन वीडियोस को देखने के बाद भी आपको समझ नहीं आती है गाइज, आप किसी दूसरे का यूट्यूब चैनल पर वीडियो जो पड़ा हुआ है उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो एंड में मैंने आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इसके साथ आपको जीमेल भी एक दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट को लिख सकते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं कि वहां पर भी आपको सोल्यूशन जो है देखने को मिलेगी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पार्टनरशिप अकाउंट्स का। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए पार्टनरशिप होती क्या है, ये आपकी इस एग्जाम की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। लेकिन आपको जो जनरल इंग्लिश और अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की जो लैंग्वेज है, इन दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जो जनरल इंग्लिश में पार्टनरशिप का मतलब हो वो आपको यहाँ पर देखने को ना मिले। गाइस ये तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ, लेकिन काफी सारे, जिस प्रकार से अगर आप जनरल इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जो लोन वगैरह आप देते हैं अगर वो नहीं आता है तो वहां पर क्या कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि ये जो असेट है नॉन परफॉर्मिंग, यानी वहां पर उसको एनपीए काउंट किया जाता है। लेकिन जब आप कॉमर्स सेक्शन की बात करते हैं, जब आप अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की बात करते हैं तो यहां पर उसे क्या कहा जाता है, बैड डेट कहा जाता है। तो गाइस काफी सारी लैंग्वेजेस में भी आपको ये जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है, पार्टनरशिप क्या है, सिंपल सा है, when two or more individuals engage in enterprise as co-owners, the organization is known as a पार्टनरशिप। कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं और वो दोनों जो लोग हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं वो उसके मालिक होते हैं, एक साथ मालिक होते हैं, इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। In India, partnerships are governed by the Indian Partnership Act of 1932। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये एक्ट है। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो पार्टनरशिप है इसको गवर्न कौन करता है, तो इसको गवर्न कौन करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन गाइस इसमें काफी सारी कमियां थी जिसके कारण जो है 2008 में एक और एक्ट पास किया जाता है। उस एक्ट का नाम क्या था, उसका नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स आर गवर्नड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो गाइस यहां पर आपको मैं दोनों में यहां पर एक डिफरेंस बता दूं कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लिमिटेड होती है कुछ हद तक। मानिए एक बिजनेस कोई चलाता है, एक बिजनेस में अगर सारे 10 के 10 ओनर्स हैं तो वो कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट होगा, कोई लॉस होगा, कोई कुछ भी होगा तो हम इक्वली शेयर करेंगे। ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें दो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ठीक है, हमारा बिजनेस जो है 100 करोड़ का है और इसमें अगर इस फील्ड से प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसके साथ हम डील करेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा मानिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कोई इस प्रकार का सिचुएशन बनता है तो उसमें हम आपके साथ नहीं है। यानी ये जो कुछ मेंबर्स हैं अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड कर रहे हैं, तो अगर इनके साथ डील करना हो तो ये क्या लगेगा, हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है ये पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा। क्या कह रहा है, इन एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप द पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी वेयर एज इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अनलिमिटेड। तो गाइस आपको यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अगर वहां पर दिया गया हो कि इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, अगर सिंपली यहां पर पार्टनरशिप दिया गया हो तो यहां पर इसका आंसर अनलिमिटेड होगा। लेकिन अगर आपको दिया गया हो ये क्वेश्चन इन द लिमिटेड लायबिलिटी द पार्टनर द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज,
तो यहाँ पर आपको देखते ही समझ आना है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होगी वहां पर जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिमिटेड होगी। लेकिन अगर जनरल पार्टनरशिप होती है उसमें लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स ये जो होगी ये अनलिमिटेड होगी। देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द एलएलपी एक्ट, कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का और जो एलएलपी है हमारा 2008 का, इनके प्रोविजंस में किसी भी प्रकार का ओवरलैप नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पार्टनरशिप फर्म एंड एन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर टैक्स्ड एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। तो देखिए यहां पर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो बिजनेसेस होते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर है या फिर एलएलपी 2008 के अंडर है, इनके अंदर जो भी बिजनेसेस चलते हैं उनमें फ्लैट रेट लगता है टैक्सेशन सिस्टम का 30%, और इसके अलावा भी लग सकता है उनको क्या, एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल सरचार्ज एंड टैक्स, सॉरी सेस, कि इसके ये तो 30% लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा इनको सरचार्ज या सेस भी लग सकता है। ये क्या होते हैं गाइज, आप गूगल करिए, आपको डेफिनेटली यहां पर देखने को मिलेगा। टैक्स लेविड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस ऑन देयर इनकम। तो गाइज सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं थोड़ा सा। तो मानिए किसी की इनकम जो है वो एक हद तक है, 1 करोड़ है मानिए एक महीने की, तो उस पे टैक्सेशन क्या सिस्टम पड़ रहा है, 30% लग रहा है। लेकिन इन्होंने ये रखा हुआ है कि एक अगर 1 करोड़ तक है तो उसको 30% लगेगा, अगर 2 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक जा रही है तो उसमें 5% सरचार्ज एक्स्ट्रा से लगेगा। तो गाइस इस प्रकार से करते करते एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर जो लगता है ये सरचार्ज लगता है। और किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, मानिए किसी स्टेट में जो है वो फ्लड आ जाते हैं, उसमें काफी सारा नुकसान हो जाता है, तो क्या करते हैं उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, जो नुकसान की भरपाई करने के लिए वो इस टैक्स के साथ क्या करते हैं, एक अलग से सेस भी रख लेते हैं। तो गाइस इस प्रकार का जो है ये डिफरेंस होता है सरचार्ज और सेस में। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि इनमें मिनिमम टैक्सेशन जो है ये 30% का होगा, इनके ऊपर ही जो लगेगा सरचार्ज और सेस लगेगा। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंटरिंग एंड लीविंग द पार्टनरशिप, की अगर आपको पार्टनरशिप को ज्वाइन करना है या उसे लीव करना है तो क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप की। मानिए एक बिजनेस जो है 2000 से चल रहा है, ईयर 2000 से चल रहा है और ईयर 2010 आता है और उसमें और भी पार्टनर्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब इंक्लूड करने के लिए क्या प्रोविजंस होंगे गाइस, ये हम यहां पर देखेंगे। तो क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ द एक्ट अ पार्टनरशिप मे बी इफेक्टेड बाय वे ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो जहां पर भी ये पार्टनरशिप एक्ट की बात की जाएगी, आपको अंडरस्टूड समझना है कि ये एक्ट कौन सा है, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्ट 1932 का है। और जहां पर भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात की जाएगी तो वो कौन से एक्ट आ जाएगा हमारे पास, वो गाइस एक्ट आ जाएगा 2008 का। तो क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ द एक्ट द अ पार्टनरशिप में बी इफेक्टेड बाय वे ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, कि अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप को चलाना है, आगे बिजनेस को चलाना है, तो उसमें किस प्रकार की पार्टनरशिप करनी है, इसको कौन रूल करेगा, इसको ये उसी के अकॉर्डिंगली होगी जब बिजनेस शुरू करने से पहले उनके बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली ये होगी, विच मे आर मे नॉट बी रजिस्टर्ड। However, it is advisable to register the partnership agreement as there are various benefits such as the right to sue the other partners as well as the firm in the case of a dispute। तो guys मानिए कोई भी बिजनेस चलता है तो बिजनेस चलने से पहले ये आपको पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ हुआ मिलेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में ये भी बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है, वो आप एक अपने फ्रेंडशिप लेवल पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको कोर्ट में ले जाकर एक पर्टिकुलर परफॉर्मा को स्टाम्प पेपर के ऊपर जब आप सारे पर्टिकुलर्स को फिल करके यानी लीगल वे से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, हाउएवर इट इज एडवाइजेबल टू रजिस्टर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ये आपकी चॉइस होती है, आप इसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं इन दोनों एक्ट्स में से किसी एक एक्ट के अंडर, या फिर आप उसके बिना भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन ये हमेशा एडवाइजेबल अच्छा रहेगा कि ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि आज आपके रिलेशंस अच्छे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, तो आज आपका बिजनेस जो है अच्छे से चल रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले 5-10 सालों के बाद अगर ये जो है पार्टनरशिप या रिलेशन खराब होता है, तब आप क्या करेंगे। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर किसी भी प्रकार का बिजनेस या फर्म के उस अफेयर्स में कोई डिस्प्यूट बनता है, तो उसको आप कोर्ट में या लीगली चैलेंज कर सकते हैं। क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ द एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, द एलएलपी एग्रीमेंट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो गाइस ये जो एक्ट है 1932 का, इसके अंडर आप रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्ट 2008 का आया है, अगर इसके अंडर आपका बिजनेस चलना है, तो आपको ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये मैंडेटरी होगा, आपके लिए कंपलसरी होगा कि इसको आपने रजिस्टर करना ही है। और किसके पास करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास। अब क्या कह रहा है, सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट। अब गाइज ये बात हो रही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की। इसका जो सेक्शन 31 है वो क्या कहता है, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि किसी भी पार्टनर को अगर इंक्लूड करना है, तो उस इंक्लूड के लिए आपको क्या करना है कि ऑलरेडी जितने भी मेंबर्स हैं उस पार्टनरशिप के, उन सब की कंसेंट लेनी होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी अगर कंसेंट है, तो ही नया मेंबर जो है इंक्लूड हो सकता है। ये सेक्शन 31 कह रही है इस एक्ट की। अकॉर्डिंगली पार्टनर्स कैन बाय द वे ऑफ पार्टनरशिप फर्म provide for induction of a new member subject to the consent of a majority or of all the members। तो गाइस यहाँ पर ये ऐसा नहीं दिया गया कि हर एक की चाहिए, अगर उसमें मेजॉरिटी भी है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नए मेंबर को जो है, इन सारे मेंबर्स या इनमें जो मेजर मेंबर्स हैं, यानी मानिए 100 मेंबर्स है, तो अगर आपको 10 मेंबर्स हैं, तो अगर आपको 7 या 8 की भी कंसेंट मिल रही है, तो आप किसी भी नए मेंबर को इंडक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार के जो है सिस्टम आपको किसी भी पार्टनरशिप को ज्वाइन करने का मिलेगा। तो गाइस इसके बाद लीव, अगर कोई भी मानिए आज बिजनेस हमारा 2000 में कोई बिजनेस चलता है, तो उसमें 10 पार्टनर्स होते हैं। 2010 में जाके दो उसके पार्टनर्स कहते हैं कि हम अपना अलग से खोलेंगे, हमें ये लीव करना, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, वही इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। क्या कहता है, अ पार्टनर कैन लीव अ फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर एज एग्रीड इन द एग्रीमेंट। देखिए यहां पर अगर तो एग्रीमेंट है और उसमें जिस प्रकार का प्रोविजन है, अगर तो वो अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो रिजाइन करने के लिए या उस पार्टनरशिप को लीव करने के लिए कंसेंट होनी चाहिए सारे मेंबर्स की, या मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप की होनी चाहिए। तो गाइस जिस प्रकार से किसी भी मेंबर को इंडक्ट करना है, उसी प्रकार अगर किसी को लीव करना है, तो दोनों का लगभग प्रोसीजर्स जो हैं वो सेम ही है। However, the Limited Liability Partnership Act provides that in the absence of an agreement, a partner can cease to be a partner by giving at least 30 days notice to the other partners। तो गाइस इस प्रकार का कि किस प्रकार का से लीव करना है, ये एक्ट जो 1932 का था उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का आया है, इसमें इसने ये डिफाइन किया है कि अगर किसी भी मेंबर को लीव करना है, तो एटलीस्ट उसको 30 डेज का नोटिस जो है वो अपने पार्टनर्स को देना होगा, और उसके बाद वो जो है उसको लीव कर सकता है। A partner leaving a firm is entitled to receive the amount of capital contributed by the partner and his or her right to share in the accumulated profits after deducting the accumulated losses if any। तो guys अगर कोई भी मेंबर जो है, पार्टनर जो है वो लीव करता है, तो बिल्कुल जो उसने कैपिटल उस पार्टनरशिप इन्फ्यूज की हुई थी, उसमें से भी उसको बेनिफिट जो है वो प्रॉपरली मिलेगा। और उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, एक तो देखिए कैपिटल जो उसने पैसा लगाया हुआ था उसको वो भी मिलेगा। सेकंड नंबर पे उसको क्या मिलेगा कि जो उसने पैसा लगाया है उस पैसे के बाद कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। इस प्रकार की कोई भी कंडीशन जो है 30 डेज का नोटिस देने के बाद वो एलिजिबल है, उसमें उसका प्रॉपर राइट है कि वो वहां से जो उसको प्रॉफिट या लॉस मिल रहा है उसके लिए वो एंटाइटल्ड है।
Further, a partner may not be expelled from a firm by any majority of the partners except in the exercise of good faith or पावर्स कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो भाई ये तो बात रही ऊपर तक की हमने पढ़ी कि अगर कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन अगर कोई छोड़ना नहीं चाहता है तो उसे अगर एक या दो मेंबर जो है पार्टनर, मानिए टोटल 10 है, तो एक के साथ उसकी नहीं बनती है, वो उसको निकालना चाहता है, तो ऐसा नहीं वो कभी भी कर सकते पार्टनर्स। हालांकि इस प्रकार का कर भी सकते हैं, वो कब कर सकते हैं, अगर इस प्रकार के प्रोविजंस जो हैं उनकी जो लीगल एग्रीमेंट या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जिस प्रकार के प्रोविजंस हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है किसी भी मेंबर को एक्सपेल किया जा सकता है। तो गाइस ये हमने देख लिया कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बाद किस प्रकार से पार्टनरशिप में एंटर किया जा सकता है, या पार्टनरशिप से लीव किया जा सकता है, या पार्टनरशिप से एक्सपेल किया जा सकता है। तो गाइस अब ये पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्या है, ये पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही हम देखेंगे और वो सफिशिएंट होंगे हमारे इस जेके अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो क्या कह रहा है, देखिए जब भी कोई बिजनेस चलता है पार्टनरशिप में तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। Partnership is an agreement between two or more persons who decide to do business and share its profits and losses। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर आराम से समझ आना चाहिए। तो क्या होता है, पार्टनरशिप होता है एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में, और वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम बिजनेस चलाएंगे और इसमें जो भी फायदा या नुकसान होगा उसको हम इक्वली शेयर करेंगे। To have a legal relationship between the partners, the partnership agreement becomes the basis। कि ये जो उनका फ्रेंडशिप या पार्टनरशिप का जो सिस्टम है, ये बिजनेस है, इसको लीगली तौर पे वैलिड बनाने के लिए इसको रजिस्टर भी किया जा सकता है, और अगर नहीं भी किया जा सकता है तो जो इनका एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में बिजनेस को शुरू करने से पहले होगा, ये बेस बन जाता है उनका फ्यूचर रिलेशनशिप कानून की नजरों में डिफाइन करने के लिए। The agreement can be in written form or oral form। ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। तो गाइज ये जो एग्रीमेंट है ये आपका मौखिक भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है, दोनों ही ये जो एग्रीमेंट्स हैं आपके वैलिड होंगे, बट प्रेफरेबली द पार्टनर्स शुड हैव अ रिटन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर। तो गाइज अगर आप मुंह से बात करेंगे कि हम इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, इतना लॉस शेयर करेंगे, आज तो बिजनेस आपका चल गया, लेकिन 15 सालों के बाद जो आपने ओरल एग्रीमेंट बनाया हुआ हो सकता है उसमें से आधी बातें ही आपको भूल जाएं। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए रिटन एग्रीमेंट जो है वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फॉरमोस्ट फीचर इसका क्या है कि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट और डीड में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि एग्रीमेंट यहां पर ये होगा कि हमको कितने प्रकार का प्रॉफिट जो है किस किस में कितना इन्वेस्ट करना है, या टर्नओवर कितना आएगा, कितना बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए रखना है, कितना प्रॉफिट और लॉस में शेयर करना है। और जब ये एक पर्टिकुलर परफॉर्मे के ऊपर सारा एग्रीमेंट होता है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्रीमेंट भी हमने साइन कर लिया, उसके बाद क्या होगा कि मानिए मेरे पास भी पैसा है और आपके पास भी पैसा है, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करके क्या करना पड़ता है, बिजनेस चलाना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस चलेगा ही तो ही प्रॉफिट या लॉस आएगा। टू कैरी ऑन सम बिजनेस देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। अब बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास एग्रीमेंट आ गया है। कह रहा है मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू द पार्टनरशिप। आपके पास भी वेल्थ है, मेरे पास भी वेल्थ है, तो हमारे पास वेल्थ होने से ही जो है बिजनेस नहीं चल पड़ेगा, बल्कि उस प्रॉपर्टी को बिजनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। द बिजनेस मस्ट आल्सो बी लीगल इन नेचर। अ पार्टनरशिप टू कैरी आउट इलीगल बिजनेस इज नॉट वैलिड। तो गाइज यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस की बात की जा रही है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में हम केवल उसी प्रकार का बिजनेस चला सकते हैं जो कानून की नजरों में वैलिड है, जो लीगल है। अगर आप किसी भी प्रकार का इलीगल बिजनेस कर रहे हैं तो वो ये किसी भी एक्ट के अंडर नहीं आएगा, और एक दिन आप सलाखों के पीछे होंगे जब आप पकड़े जाएंगे। तो गाइस क्या है फीचर, सबसे पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद बिजनेस चलता है, तो ही जाकर जो है बिजनेस में इस पार्टनरशिप बिजनेस की एक्सटेंशन होती है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट जो है इसका फीचर है, ये क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। क्या कह रहा है, म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म may be carried on by all the partners or any of them acting for all।
तो ये जो म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें टोटल एक, मानिए एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, उसमें 10 पार्टनर्स हैं और 10 में 5 जो है ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके पास टाइम नहीं होता बिजनेस में बैठने के लिए, और उनमें जो 3 हैं वो सॉरी 5 हैं, पांचों के पास टाइम है बैठने के लिए, लेकिन पांचों में से भी 4 जो है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको अकाउंट्स का इतना नॉलेज नहीं है, तो एक ही है जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग वगैरह की हुई है। तो गाइस ये मैं सिचुएशन ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस को रन कर रहा है और किसके बिहाफ पे कर रहा है, जो 10 के 10 पार्टनर्स हैं उनके बिहाफ पे कर रहा है। दिस स्टेटमेंट हैज टू इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इसका बिजनेस इट मे बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। अगर तो सभी को नॉलेज है तो वो सारे उसको देख सकते हैं, चला सकते हैं, या उनमें से कोई एक चला सकता है और वो एक्ट करता है सबके रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते। अब इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, वो क्या? फर्स्ट, टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड। कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस कोई चल रहा है तो उसके अफेयर्स में किस प्रकार होने चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए, और उसके पार्टिसिपेशन, उसके बिजनेस के कंडक्ट में उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो हर एक मेंबर जो है, मेंबर पार्टनर है, उसको एंटाइटल्ड है, यानी वो कभी भी किसी भी समय जो है वो उस बिजनेस के अफेयर्स में जिसका वो पार्टनर है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड, दैट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स एग्जिस्ट। तो मैंने यहां पर बता दिया कि मानो 10 में से आपका एक ही मेंबर जो है वो बिजनेस के अफेयर्स को देख रहा है, लेकिन उसकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एजेंसी है, या जो उसका रिलेशनशिप है, वो 10 के 10 मेंबर्स के साथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उस बिजनेस में टोटल मेंबरशिप जो है, हमने एग्जांपल में कितनी ली थी, 10 की ली थी। कह रहा फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट, ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स। तो गाइस इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी अलग अलग पार्टनर्स हैं, तो जो एक बंदा काम कर रहा है, जो एक पार्टनर उसका काम कर रहा है, वो उसका प्रिंसिपल भी आपको देखने को मिल सकता है और वो एक एजेंट भी हो सकता है। उसका उसका जो भी डिसीजन होगा या उसकी एक प्रकार की रिकमेंडेशन या सुजेशंस जो भी होंगी, वो सारे पार्टनर्स को एक धागे में बांध सकती हैं। एंड आल्सो इज बोन्ड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स विद रिगार्ड टू द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो गाइस मैंने आपको बताया कि अगर एक पर्सन जो है पूरे बिजनेस को रन कर रहा है, वो भी अलग को अपने साथ बांध सकता है, और अलग वाले जब बाकी वाले पार्टनर्स जैसा चाहें उसको भी अपने अनुसार जो है वो मोल्ड कर सकते हैं एक बिजनेस को इफेक्टिव वे से चलाने के लिए। तो गाइस कहने का तात्पर्य यही है कि जो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उन सभी पार्टनर्स के बीच में, चाहे किसी का रोल कम है, किसी का रोल ज्यादा है, लेकिन उनमें जो है किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पार्टनरशिप बिजनेस में देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट ये जो है, ये है शेयरिंग ऑफ बिजनेस, सॉरी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो गाइस मैं आपको यहां बता दूं कि यहां पर हम उनकी बात किए जा रहे हैं जिनमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड साइन हुआ है। जिनमें नहीं हुआ है उनके अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो आपको आने वाले नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। कि जो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि जो भी इस पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इज इंपॉर्टेंट। तो गाइस किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो है प्रॉफिट और लॉस का शेयर करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये शेयर नहीं होगा तो मे और मे नॉट बी जो है वो बिजनेस लॉन्ग रन में चल सके। द पार्टनरशिप इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी। की किसी भी चैरिटी के लिए या चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए इस प्रकार का पार्टनरशिप बिजनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये है, ये मैं आपको फिर बता दूं कि यहां पर हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड है। अगर नहीं है तो उसके लिए अलग से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था लायबिलिटी क्या होती है, कि जिम्मेदारी कितनी है आपकी उस पार्टनरशिप बिजनेस के प्रति। ईच पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड आल्सो व्हेन वन इज अ पार्टनर ही और शी इज severely liable to the third party for all the acts done by the firm।
तो गाइस इसमें क्या होगा कि जो भी पार्टनर होगा एक सिंपल पार्टनरशिप में, वो जैसे बाकी वाले पार्टनर्स उस लायबल होंगे उस बिजनेस के प्रति, ऐसे ही हर एक पार्टनर जो होगा। और जब भी एक पार्टनर होने के नाते अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का आपका पाला पड़ता है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है या किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो थर्ड पार्टी और आपका इंडिविजुअल रिलेशन नहीं होगा, बल्कि आपका पूरा पार्टनरशिप बिजनेस जो चल रहा है और थर्ड पार्टी का, ये आपको एक ओवरऑल दो पार्टियां किसी भी केस में जो है वो देखने को मिलेंगी। कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज नॉट लिमिटेड। तो यहां पर ये जनरल पार्टनरशिप की बात की जा रही है, जो जिसका रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो ये एक्ट ऑफ 1932 में होगा। तो इसमें जो लाइबिलिटी होगी वो पार्टनर की वो लिमिटेड नहीं होगी। दिस इंप्लाइज दैट फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेट्स हिज प्राइवेट एसेट्स कैन आल्सो बी यूज्ड। तो गाइस मानिए कि अगर कोई 10 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स कैपिटल लगाते हैं और उन्होंने किसी से लोन भी लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, कल उनका बिजनेस फेल हो जाता है, तो जब वो लोन बैंक में इनके बिजनेस में से रिकवर करेगा, अपने डेट को अपने कर्ज को वापस से लेगा, तो इसमें क्या होगा कि इनके जो पर्सनल असेट्स हैं उनको भी फ्रीज कर सकता है बैंक, उनको भी सेल करके जो है अपना दिया हुआ पैसा जो है रिकवर कर सकता है। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस की या पार्टनरशिप अकाउंट का जो हमने पार्ट 1 देखा, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो गाइस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उस परफॉर्मे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको साइन करके जो है एक वेल और स्मूथ वे से जो है बिजनेस चलता है। और उससे बाद हम देखेंगे कि अगर ये पार्टनरशिप नहीं है तो प्रॉफिट जो है वो कितना शेयर किया जाता है, किस प्रकार से क्या उस बिजनेस में किया जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो गाइज आप लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो गाइज आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में अपने कंफ्यूजन को लिख सकते हैं। आप इस पर मेल कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी शेयर की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और वहां पर ऑलमाइटी गाइडेंस इसको सर्च करना है। गाइस जब तक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कंप्लीट करके आप सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, तब तक ये टेलीग्राम आपके मोबाइल फोन में या लैपटॉप में होना चाहिए। तो गाइस इसका ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे अच्छे हिंदू न्यूज़पेपर जैसे हो गया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और भी काफी सारे न्यूज़पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर शेयर किए जाते हैं, और भी इंफॉर्मेशन की जाती है। जो करंटली अफेयर्स करंटली मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं गाइज उनको भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे विजन आईएएस हो गया, वाजीराम हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, दृष्टि हो गया, गाइज इस प्रकार के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि काफी सारी एग्जाम्स की जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी सारी बुक्स होती हैं, वो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप टेलीग्राम पर इस चैनल को जरूर जुड़ें इसके साथ, और काफी सारे पीडीएफ्स जो हैं आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, उनको डाउनलोड करके आप उनको रिवाइज करिए। देखिए अगर एक वीडियो आधे घंटे की बनती है तो आधे घंटे जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके, अगर आप प्लेबैक बढ़ाते भी हैं तो भी आप 15 या 20 मिनट लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये पीडीएफ होगा तो इससे आप रिवाइज करते हैं तो आप हार्डली 2 या 3 मिनट में आधे घंटे का काम जो है कर लेंगे। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।